तो फर्स्ट वन इज क्रिटिकल मिनरल्स। कोई क्वेश्चन है इस पे? व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मतलब इसका कोई डेफिनेशन एज सच नहीं है, मतलब देयर इज नो कैटेगराइजेशन, बट विच आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एंड इसका प्रोडक्शन भी कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। और कुछ है क्या इसका डेफिनेशन? हाँ करेक्ट, मतलब एज सच कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं है, बस ये चीज़ है कि सप्लाई चेन में इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो उस लिहाज से कुछ मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स रिकग्नाइज कर लेते हैं, बट एज कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन नहीं कि किसी मिनरल को कब क्रिटिकल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसी पे। संजय, हाँ will you be able to host, मतलब एक अर्जेंट काम आ गया था, I'll be back in 15 minutes, will that be okay? हाँ, नो इशू। Thank you, yeah, thank you so much. राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब एक फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा इस पे कि रेयर अर्थ मेटल्स आर लिमिटेड इन एनवायरनमेंट, ट्रू और फॉल्स? या थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर दो कि रेयर अर्थ मेटल्स आर स्कार्स इन अर्थ क्रस्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ही होगा ना? इट्स एक्चुअली फॉल्स। उनका नाम जरूर रेयर अर्थ है, बट दे आर नॉट स्कैर्स, मतलब काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल दे सकते हो रेयर अर्थ मेटल के? पैलेडियम। हाँ, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और हाँ, मॉलिब्डेनम, हाँ करेक्ट, तो ये सब हो सकता है। तो प्लैटिनम। these प्लैटिनम, हाँ प्रॉब्लम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और फॉलोअप क्वेश्चन इसी पे कि रेयर अर्थ मेटल ऑडियो आ रहा है ना सबको? हेलो? मुझे नहीं आया। आ रहा है। हाँ, अब तो आ रहा है। ठीक है, so rare earth metal are found on terrestrial part of crust, earth crust, true or false? ट्रू। हाँ, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ टेरेस्ट्रियल में नहीं मिलता, जो ओशन बेड है वहाँ पे भी ये चीज मिलता है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट का नाम भी सुना होगा, डीप डीप सी प्रोजेक्ट जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। उसके अंडर हम लोग ये पॉलीमेटल, हाँ उसके अंदर पॉलीमेटालिक। या मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है या नीति का नहीं आ रहा है? शायद मेरा नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका आ रहा है हाँ संजय। तो अच्छा, हाँ तो नीति आप कुछ पूछ रहे थे क्या? मैं पूछ रही थी डीप सी माइनिंग वो वाली प्रोजेक्ट कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, डीप सी माइनिंग वाला प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर हम लोग जो ओशन बेड है ना वहाँ पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है उनको माइनिंग करना चाह रहे हैं, मतलब उनको लेकर आना चाह रहे हैं। तो वो आइडिया क्या है कि हम लोग ये जो रेयर एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर सके। सो इंडिया इज, एक और फॉलोअप क्वेश्चन, तो इंडिया इज डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्शन, ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू। प्रोडक्शन में तो वो है। करेक्ट है, इंडिया जो है वो डेफिसिट में है इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब प्रोडक्शन के टर्म्स में। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल इंडिया के अंदर हो रिसोर्सेज के अंदर, पर उनके प्रोडक्शन में अभी हम लोग काफी पीछे हैं। तो एक और फॉलोअप क्वेश्चन, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू।
ट्रू। करेक्ट है। हाँ ट्रू है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इनफैक्ट वर्ल्ड का जो 33% शेयर है इन टर्म्स ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फाउंड इन चाइना ओनली। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इसीलिए उसको मिल जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का इस टॉपिक पे? वेनेडियम के रिजर्व कहाँ पे मिले हैं? अभी रिसेंटली न्यूज में था, कौन से स्टेट में इन इंडिया? शायद मेघालय था क्या? अरुणाचल प्रदेश था। अरे हाँ सॉरी, और एक अरुणाचल। लिथियम ट्रायंगल भी होता है, उसमें कौन सी कंट्रीज आती है? तो लेवस। ABC होता है। नहीं नहीं, वो तो आप गोल्डन ट्रायंगल बोल रहे हो, लाओस वाला तो वो ये वो वाला साउथ लिथियम अमेरिका में आता है। ABC कंट्रीज होते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay, vanadium is a byproduct of iron and steel manufacturing. True or false? आई थिंक फॉल्स। इट्स ट्रू है ना? True. या क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा कुछ, PYQ था क्या ये? नहीं, मैंने एक साइट से निकाला है। नहीं, मैंने भी ये एक्चुअली कहीं चीज पढ़ी थी इसलिए आई नो। ठीक है। Okay, vanadium is also concentrated in the end product of organic materials like coal, crude oil, and shell. Yes, true. मैम आपका शायद ऑडियो थोड़ा was not proper. Can you please repeat? Vanadium is also concentrated in end product of organic materials like coal, crude oil, and shale gas. So whether it is true or false? I think it's true. ट्रू होगा। Right. Right. Okay, vanadium can be used in battery technology, green technology, automotive, or aerospace. True or false? True. ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है। आई थिंक इसमें वो वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटीज आर जनरली टेकन एज ट्रू, तो आई थिंक उससे सॉल्व हो सकता है। और कोई किसी के पास क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर? ये नीचे दिया है कि ये चाइना जापान के बीच भी कुछ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है रेयर अर्थ मिनरल के बारे में। तो ये सेनकाकू आइलैंड दिया है, तो ये किसके अंडर आएगा ये जापान। सेनकाकू आइलैंड? जापान जापान। के अंदर। ओके करेक्ट। और वो भाषणचार आइलैंड भी था मतलब न्यूज में, तो वो किसका है? बांग्लादेश। तो हाँ करेक्ट है, बांग्लादेश है। वहाँ पे रोहिंग्या सेटलमेंट मतलब की जाएगी। और एक गैलापागोस आइलैंड भी था, वो किसका है? इक्वाडोर। करेक्ट करेक्ट। चाइना वहाँ पे इलीगल फिशिंग कर रहा था गैलापागोस के आइलैंड में, मतलब उस एरिया में। और एक गैलापागोस। इसमें बैट बोलो। नहीं गो ऑन गो ऑन। मेरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला था, तो आप पहले अपना वो वाला कंप्लीट कर लो, लास्ट में बोलते हैं। नहीं मेरा हो गया मतलब। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि गैलापागोस जो आइलैंड है ना, वो एक टॉर्टोइज के नाम से भी फेमस है। तो उसका काफी मतलब शायद लार्जेस्ट टॉर्टोइज होता है गैलापागोस टॉर्टोइज। तो एक बार फोटो देख लेना, एंड प्रॉब्ली शायद कोई लास्ट एक स्पीशीज बच रही है, तो उसके लिए भी काफी फेमस रहता है, मतलब बार बार न्यूज में रहता है वो। तो देख लेना। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है इस बार, तो कोई बता सकता है मतलब क्या किस बारे में है? बजट में अनाउंसमेंट भी हुई है इसके बारे में।
ये उसके लिए है क्या, मतलब ईवीज के लिए जो बैटरी हम लोग चेंज करेंगे उसका वो हाँ हाँ, करेक्ट 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 है। हाँ मतलब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में अभी अभी नॉर्मली क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब जो बाई करते थे उसमें क्या होता था कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी बैटरी बैटरी की वजह से। तो गवर्नमेंट ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी निकाली है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो मतलब विदाउट बैटरी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो और जो बैटरी होगी उसका उसको सब्सक्राइब करो। मतलब बैटरी स्वैपिंग करो। चार्ज बैटरी ले लो और जो अनचार्ज है वो वापस दे दो। तो इससे क्या होगा कि इनिशियल कॉस्ट है ये व्हीकल की वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जो बैटरी की मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और हम्म, मतलब ऐसे मतलब ये सब है उसमें। ठीक। ये निकल कैडमियम बैटरीज वगैरह के बारे में कुछ भी और भी है क्या? I'm just हाँ मतलब हाँ जो भी मतलब बैटरीज आती है उसमें। हाँ मतलब निकल कैडमियम बैटरीज जो है वो थोड़ा एडवांस वर्जन कह सकते हैं। अभी घरों में या अब तक जो हम यूज करते हैं ज्यादातर वो लेड एसिड बैटरीज होती हैं। ठीक है। लेड तो एक पॉइजनस सब्सटेंस है और उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है एंड वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। देन आपका वो पूरा बैटरी जो वर्क करता है। ठीक है। तो कन्वेंशनल बैटरी ज्यादातर लेड एसिड बैटरी देखने को मिलेंगी। तो अभी उसके बाद नया डेवलपमेंट आया था निकल कैडमियम का, पूरा लिक्विड स्टेट बैटरी होता है। एंड प्रॉब्लम क्या था लेड एसिड बैटरी में कि उसके अंदर से हाइड्रोजन रिलीज होता था। तो इसीलिए ना कभी किसी बैटरी रूम में अगर आप गए हो किसी डिस्कॉम के अंदर या किसी बड़े कॉर्पोरेट के अंदर, तो उनका अपना एक बैटरी रूम होता है। तो वहां पर वो लोग स्मोकिंग वगैरह नहीं अलाउड होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इस सेंस में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बहुत रखना पड़ता है। ठीक है। वेर एज इन निकल कैडमियम बैटरी ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता जो कि इतना डेंजरस है। ठीक है। तो इसलिए आजकल निकल कैडमियम बैटरीज को काफी प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। बट वेन इट कम्स टू आर मोबाइल फोन तो वहां पे एकदम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बैटरीज यूज करी जाती है। लिथियम लिथियम आयन बैटरी। ठीक है। आई थिंक लास्ट शायद 1-2 सालों में नोबेल प्राइज भी मिला था लिथियम आयन बैटरीज के इन्वेंशन के ऊपर। ठीक है। जो जापानी साइंटिस्ट उनको मिला था अभी। तो उस सेंस में थोड़ा देख लेना लिथियम आयन बैटरीज का। तो अभी जितने भी पोर्टेबल या मिनिएचर ये जो बैटरीज हम लोग बना रहे हैं वो सारी लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज है। ठीक है। तो वो एक चीज है। बाकी एक बार साइंस एंड टेक में शायद हम लोग उस चीज को और डिटेल में देख लेंगे वो लिथियम आयन बैटरी को, क्योंकि नोबेल प्राइज था इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। एक कैडमियम भी फर्स्ट टॉक्सिक है ना? कैडमियम भी बहुत टॉक्सिक है और वो डिकम्पोज भी नहीं होता, ऊपर से हाँ बायो मतलब एक्यूमुलेशन उसका होता है। हाँ मतलब निकल कैडमियम के तो हमने डिजीज भी पढ़ रखी है इताई इताई। तो वो चीज़ है कि वो पॉल्यूटेंट है। लेकिन ये था कि उसका एज सच मतलब व्हेन इट इज इन ऑपरेशन इतना ज़्यादा वो डेंजरस नहीं होता। बट हाँ बायोडिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो निकल कैडमियम में आर हैवी मेटल्स। तो उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट जरूर पॉल्यूशन जरूर क्रिएट करते हैं। मर्क्यूरी से कौन सा डिसीज होता है? मीना माता। करेक्ट। लीड से? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्म होता है, ब्रेन सेल्स हार्म होते हैं। हाँ ब्लैक फुट। करेक्ट है। अनेमिया ही भी होता है शायद उससे। आर्सेनिक से? आर्सेनिक्स भी आई थिंक सिमिलर लाइंस पे है, मतलब ऐसा कोई प्रोफाउंड कोई डिजीज नहीं है उसके साथ। ब्लैक ब्लैक फुट फूड डिसीज दिया है। और नाइट्रेट से? नाइट्रोजन एक्सेस से ब्लू बेबी सिंड्रोम। करेक्ट है। मीथेनोग्लोबिन करेक्ट भी। करेक्ट है। ठीक है। और एक हाँ फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट भी निकाला है गवर्नमेंट बाय नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक। जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मतलब क्या बोलते हैं ईएमआई पे भी लेंगे ना लोग, वो अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो पूरा जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब
ये जो है फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बाय नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक मतलब हैंडल कर रही है ये जो प्रोजेक्ट है। एक क्वेश्चन भी है, मतलब स्टेटमेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है क्या? हाँ फॉल्स है, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज मतलब चेयर करते हैं। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक स्कीम भी है, फेम 2, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ध्यान रखते हैं उसका, या पर्पस वही क्या फेम 2? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो वही, फास्टर अडॉप्शन, हाँ फास्टर हाँ अडॉप्शन ऑफ ईवी मोबिलिटी, ठीक है, तो उसके लिए वो फेम स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो है उसको टेक केयर कर रही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन? Establishment of district mineral foundation is mandatory. True, false? ट्रू है क्या? True. बट वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में ना जहाँ पे आपको दिक्कत हो वही होगा ना, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में है? जहाँ नहीं, पे भी जहाँ माइनिंग, जहाँ पे भी, एक्टिविटी। हाँ बोलो संजय। नहीं आप कंप्लीट करो। मैं बोल रही थी जहाँ जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज ऑपरेशनल है वहाँ जरूरी है। और ये राइट, इस एक्ट ने मैंडेट किया है MMDR एक्ट 1957। 2015। हाँ हाँ सॉरी, करेक्ट वो है, अमेंडमेंट हुआ था 2015 में। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बोलता हूँ आप, रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस, ट्रू और फॉल्स बताना। उसका पर्पस, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स। किससे डीएमएफ रिलेट का करना? पर्पस, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशंस एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स। फॉल्स, नहीं, फॉल्स। फॉल्स है। करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। ट्रू। ट्रू। Correct. Next statement, authorizing state governments to issue licenses for mineral exploration. फॉल्स। False है, मतलब लाइसेंसेस नहीं देता। वो बस अफेक्टेड लोगों के लिए है, मतलब उनके वेलफेयर के लिए है। हाँ करेक्ट है। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन है, these DMF funds are managed by state governments, true or false? फॉल्स। False. हाँ मतलब अगर आप फॉल्स वगैरह बता रहे हो तो एक बार रीजन भी बता दिया करो, क्या रीजन है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में उस पर कंट्रोल ले लिया हाँ पूरी तरह से। हाँ, क्योंकि स्टेट ने अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में ट्रांसफर कर लिया था, कुछ ऐसा पैसा वैसा। ये करेक्ट क्या? करेक्ट, हाँ मतलब यही है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब पूरा का पूरा टेक केयर करेगा इन फंड। ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना किस मिनिस्ट्री ने निकाली है? मिनिस्ट्री ऑफ माइन। हाँ करेक्ट है। और उसके अंडर मतलब ऐसे दिया है कि उन्होंने 60% जो फंड है तो वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज़ के लिए जाएंगे, जो जैसे कि हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और जो रेस्ट 40% है वो बाकी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसे सेक्टर के लिए जाएगा। ट्रू ट्रू, सही है। करेक्ट, हाँ। और कोई क्वेश्चन है किसी का इस टॉपिक पे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे?
ऑलराइट देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है। मेटी ने एक विजन 1000 डेज करके एक इनिशिएटिव निकाला है, तो उसमें क्या एम कर रहे हैं? अ, ये जो मेटी है वो क्या एम कर रहा है उसमें? $1 ट्रिलियन मतलब इकोनॉमी बनानी है, डिजिटल इकोनॉमी। हाँ करेक्ट। तो डिजिटल इकोनॉमी है एंड $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है 1000 डेज। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली लाइक 2.5 years और समथिंग। ठीक है। हाँ हो जाएगा। ठीक है 3 वो लगा लो। और एक नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो उसका क्या टारगेट ये था? ये तो आई थिंक 300 बिलियन बाय 2025 कुछ ऐसे अचीव करना था। 400 है। और 400 2025 है क्या? 2025 है एंड $400 बिलियन है। ठीक है। तो यही था। वैसे नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार वो देख लो ताकि जस्ट इन केस आ जाए कभी तो पता रहे कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब मिटी ने निकाला है, लेकिन ये $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बेस है। मतलब यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब ब्रॉडकास्टिंग भी मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग है ना ये दोनों मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। नहीं, डिजिटल इंडिया मीटी तो दिखता है ना। हाँ मतलब मतलब वैसे मिनिस्ट्री अलग है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मीटी अलग है, लेकिन ये डिजिटल वाला मीटी ही दिखता है। हाँ, क्योंकि अभी जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड निकाला था ना ओटीटी के लिए, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने निकाला था। राइट। तो उस कोड के बारे में कोई बता सकता है किस उसमें क्या क्या, मतलब कोई भी क्या क्या प्रोविजन थे? हाँ तो उसमें 3 लेवल का एक डिस्प्यूट या ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, जिसमें फर्स्ट लेवल पे जो ब्रॉडकास्टर है वो अपने लेवल पे कोई ग्रीवेंस है तो रिड्रेस करेगा। जैसे अगर आप सब टीवी देख रहे हो तो नीचे एक लाइन लिखा आता है कि अगर आपको इस शो से कोई भी ऐसा ग्रीवेंस है तो यू कैन राइट टू इट। ठीक है। तो वो फर्स्ट लेवल होता है। सेकेंड लेवल होता है एन इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स। ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे हम प्रिंट मीडिया के लिए देखते हैं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ऐसी गवर्नमेंट ने डिजिटल मीडिया के लिए कोई ऐसी बॉडी को एस्टैब्लिश नहीं किया था। तो इनके खुद के जो एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू उनको रिकग्नाइज करने की बात की है कि अगर आपने खुद के कोई अपने एसोसिएशन क्रिएट कर रखा है ब्रॉडकास्टर्स का, जैसे सोनी टीवी हो गया, सब टीवी हो गया, तो इन सब का एक एसोसिएशन होगा, वहां पे कोई ना कोई हेड होगा एंड वो ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम करेगा। ठीक है। वो सेकंड स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। ठीक है। कि अगर वहां से भी कोई डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के पास जाएगा एंड वहां पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस ग्रीवेंस को कैसे रिजोल्व करना है। ठीक है। तो ये लेवल है 3 इसके अंदर। और किसी को हाँ ऐड करने करेक्ट है। के कुछ? और जो फर्स्ट लेवल था ना, उसमें वो उनको विद इन 15 डेज वो मतलब कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है, वो इशू जो भी है। और मेरा क्वेश्चन था कि ये जो सेफ हार्बर प्रोविजन है, ये एप्लीकेबल है क्या अभी ओटीटी को? ओटीटी के लिए नहीं है सेफ हार्बर। इट्स फॉर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड ऑल। तो इन पे क्या है कि ये दे वर ट्राइंग टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी एंड arguing that the person who is posting on their website is ultimately liable for whatever he is posting. ठीक है। तो सेफ हार्बर में ये था कि हम सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे ऊपर कोई भी यूजर अगर कोई कंटेंट शेयर कर रहा है तो वो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी लाइबिलिटी है
ठीक है। तो लेट्स से ट्विटर पे कोई भड़काऊ बयान डाल रहा है तो उसमें फिर ट्विटर पे केस नहीं होगा, वो जो केस है वो केवल और केवल उस पर्सन पे होगा जिसने वो भड़काऊ जो भाषण था या जो भी चीज था वहां पे डाला, ठीक है। तो वो सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट था, एंड अभी भी वो एक्सटेंड कर रहे हैं उन कंपनीज को, लेकिन उसके लिए अब इन्होंने एक क्लासिफिकेशन रख दिया है कि अब आपको सर्टेन गवर्नमेंट के रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और 24 आवर्स में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से कंडीशंस रख दी गई हैं, एंड स्पेसिफिकली 50 लाख से ऊपर जो जिनके सब्सक्राइबर हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के, उनको सिग्निफिकेंट सोशल इंटरमीडियरीज क्लासिफाई किया गया। तो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल जो आए थे 2021 के, वहां से ये सामने आए थे ये। हाँ करेक्ट है, जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है ना, ये मतलब इंडिया में ही प्रेजेंट होना चाहिए, और जो आईटी एक्ट है वो कंप्लाई हो रही कि नहीं वो सब उसको देखना है। और एक है कि नोडल कांटेक्ट पर्सन करके एक मतलब पोस्ट है, वो मतलब राउंड द क्लॉक मतलब जो मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने के लिए मतलब 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कभी भी कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी होगा ऐसा। और ये जो सेफ हार्बर प्रोविजन है ना, ये आईटी एक्ट में मतलब डिफाइन है, मतलब वहाँ से आया है। कूल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते फिर। नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई क्लासिफिकेशन बता सकता है कि पहले क्या था, मतलब पहले से कैसे डिफरेंट हो गया एंड अब क्या क्राइटेरिया है? एनीवन कैन टेल? पहले पहले मैन्युफैक्चरिंग, बोलो। बोलो नित्या मैम आप। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वो दोनों अलग होता था, अब एक साथ कर दिया गया है। और पहले में ये था कि इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन के लिए बस इन्वेस्टमेंट देखा जाता था, अभी टर्नओवर भी देखा जाता है। तो पहले वाला तो याद नहीं है अभी का। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है माइक्रो के लिए और टर्नओवर 5 करोड़। फिर स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक, 20 करोड़ से, हाँ 20 करोड़ तक। और फिर 100 करोड़ टर्नओवर। करेक्ट। हाँ, मतलब तो टर्नओवर जो होगा वो 250। 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ करेक्ट। 1:5 का रेशियो ना। करेक्ट है। ये लास्ट वाले में टर्न ओवर 250 नहीं है क्या? 250 करोड़ मतलब मीडियम वाले में। नहीं नहीं, 20 करोड़ का 5 टाइम्स 100 करोड़ हो गया ना। तो इसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने जरूरी है या एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करने से चल जाएगा? लाइक इफ माय इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ बट माय टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, तो क्या मैं माइक्रो में आऊंगा? दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वहां पे एंड लिखा है ना कि और। तो हम्म, वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तभी जो है आप वो बनोगे माइक्रो स्मॉल या मीडियम। ठीक है। तो एक है। हाँ बोलो। While calculating the turnover of any enterprise, exports of goods and services are excluded. True or false? Repeat करूं? हाँ कर देते While calculating the turnover of any enterprise, exports of goods and services are excluded. True, false? फॉल्स इंक्लूड होने चाहिए ना। नहीं, ये ट्रू है। वो एक्सक्लूड करते हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट इसलिए है कि वो अच्छा करे एक्सपोर्ट में ना, इसलिए इंसेंटिव दे रहे हैं उन लोगों को ना। हाँ। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सही।
ठीक है, तो एक उद्यम पोर्टल करके एक चीज है, तो वो बता दो कि कौन सी मिनिस्ट्री है, पर्पस क्या है उस उद्यम पोर्टल का। मिनिस्ट्री एमएसएमई होगी। रजिस्ट्रेशन करते हैं एमएसएमई के। मतलब सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन के लिए है पोर्टल। राइट। तो अभी जैसा वो तो जैसा हम लोगों में आधार कार्ड होता है ना, वैसा ही ये एमएसएमई के लिए एक उद्यम आधार बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है वही इसको देखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। और ये आधार मैंडे मतलब रिक्वायर्ड है इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एंड देयर विल बी नो नीड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे। करेक्ट। तो इसमें ना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जस्ट लाइक हमें एक यूएन आधार नंबर मिलता है, वैसे इसमें भी एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? ये होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स अभी मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे बाय आरबीआई, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। ट्रू है, यहाँ पे दिया है मतलब होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स विल नाउ बी एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर्स क्लासिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यार ऐसा कैसे हो सकता है? प्रायोरिटी प्रायोरिटी। सेक्टर और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेम ही है, अलग अलग है मतलब आई थिंक एक ही सेम है ही क्या है। ये? सेम ही हाँ, है। मतलब लैंडिंग तो एक वो हो गया कि उनको लोन दे रहे हैं, अल्टीमेटली है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर ही ना। लैंडिंग इज जस्ट एन एक्टिविटी, वो एक इंक्लूड कर दिया फ्रेज, अल्टीमेटली है प्राइवेट सेक्टर ही क्लासिफाई करता, प्रायोरिटी सेक्टर ही क्लासिफाई करते हैं। तो मतलब ये देख लेना कि आई थिंक थोड़ा अजीब है, क्योंकि पहले ना होलसेलर्स और रिटेलर्स को एमएसएमई के कैटेगरी के अंडर से निकाल दिया गया था। ठीक है, बट अभी इन इन लोगों को एज प्रायोरिटी सेक्टर इन लोगों को आरबीआई ने इंक्लूड करने को बोला है। ठीक है, ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स को। एक स्टेटमेंट है, हम्म, MSME contributes more than 50% of overall exports. फॉल्स। फॉल्स। Forty. कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है कंट्री जीडीपी के? 30%। हाँ करेक्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का इस पे? ये एस्पायर स्कीम क्या है? ये एमएसएमई का स्कीम है। इसके अंडर हमारा जो प्रायोरिटी एरियाज जो है वो रूरल एरियाज के अंदर हम लोग कोशिश करें कि एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी जो है वो डेवलप करें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मतलब बिजनेस सॉल्यूशन दे रहे हैं ऐसे, मतलब जो रूरल एरियाज है जहाँ पे ये एक्टिविटीज नहीं ऑफर हो पाती हैं, तो खासकर उन पे ध्यान रखने के लिए ये एस्पायर जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है। हाँ करेक्ट। और एक अलग से एक एस्पायर पोर्टल भी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है वो। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने निकाला था वो। मतलब देख लेना, एस्पायर स्कीम अलग है और एस्पायर पोर्टल अलग है। पोर्टल वो हेवी इंडस्ट्रीज वाली है ना। हाँ करेक्ट। ठीक है।
और कोई स्फूर्ति जो स्कीम है उसके बारे में कुछ बता सकता है क्या? ये स्फूर्ति स्कीम में हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? एक क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच है इसमें, मतलब क्लस्टर्स बनाएंगे हम। एमएसएमई की स्कीम है और इसको खादी एंड विलेज तो कमीशन है ना, वो उसकी नोडल एजेंसी है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। हाँ मतलब इसमें, हाँ वही इंडस्ट्रीज को एक क्लस्टर बेस मतलब डेवलपमेंट होगी उसकी, जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज है, जो आर्टिसंस होंगे उनको हम ऐसे क्लस्टर्स में ये करेंगे जिससे कंपटीशन भी बढ़ेगी फिर। हम्म। तो केवीआईसी इस प्रोग्राम के अंदर सारी जो एक्टिविटीज है उनके लिए नोडल एजेंसी होगी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। पूर्ति के अंदर ना। हाँ, स्फूर्ति के अंदर। हाँ ट्रू। ये एक्चुअली फॉल्स है। सो ये सभी एक्टिविटीज के लिए नहीं है, क्योंकि एक कोयर से रिलेटेड, तो कोयर पता ही होगा, कोयर जो कोकोनट का जो फाइब्रस पार्ट होता है जब वो ड्राई हो जाता है उसको बोलते हैं कोयर। तो कोयर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कोयर बोर्ड जो है वो नोडल एजेंसी होगा इस स्कीम के अंडर। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन था, थोड़ा सा इसको देख लेना। इज केवीआईसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी? यस। हम्म। हाँ करेक्ट है। और जो एक ऐसे क्वेश्चन है कि जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये किस मतलब किस आर्टिकल के अंडर आएगा डीपीएसपी में? 43 है क्या? 43। हाँ करेक्ट है, 43 में आएगा। हम्म। ये गांधीयन प्रिंसिपल वाले में है ना। करेक्ट। हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है, बाकी तो आई थिंक स्कीम्स पुरानी है, कोई नई तो स्कीम इसमें ऐसा ही नहीं है। हाँ ट्रेड्स तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो चैंपियंस भी पहले ही डिस्कस किया था, पोर्टल था वो। एमएसएमई समाधान एक पोर्टल है, तो उसका पर्पस क्या है? ग्रीवांस ग्रीवेंस रिड्रेसल रिड्रेसल के है। लिए होगा। हाँ, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल तो है, लेकिन कोई चीज के पर्सपेक्टिव में है ना, कि मतलब सारे ग्रीवेंस रिड्रेस करेंगे या कुछ ग्रीवेंस रिड्रेस करेंगे, ऐसा भी कुछ है क्या इसमें? हाँ वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अगर पेमेंट डिले किया तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते केस। हाँ करेक्ट, मतलब गवर्नमेंट अपने एंड पे देख सकती है। ऐसा नहीं कि आपको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने पैसा नहीं दिया तो आप उस पोर्टल पे जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? चैंपियन पोर्टल भी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए है, मतलब उसमें भी ग्रीवेंस रिड्रेसल किया जाएगा। और जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो चैंपियंस पोर्टल के थ्रू दी जाएगी जिनको मतलब चाहिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट जो है पूरा वो कहाँ से कर रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे प्रोक्योरमेंट कर रही है सारी मिनिस्ट्रियाँ कोऑर्डिनेशन के साथ? जेम। कोऑर्डिनेशन जेम। जैम पे। हम्म। गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट मार्केट। ई मार्केट प्लेस, एंड उसको हेड कौन करता है, उस पोर्टल को? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसको संभालता है उस पूरे इनिशिएटिव को। ईसीजीसी जो हमारा है एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट के लिए जो एमएसएमई वगैरह को जो मतलब प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स वगैरह, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है ईसीजीसी? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता फाइनेंस है क्या? It's finance ministry. है? आई थिंक कॉमर्स में आना चाहिए, आई थिंक फाइनेंस में नहीं आना चाहिए, कॉमर्स में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसी वजह से मैंने पूछा है सर, क्योंकि अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्चुअली में जनरली जो ट्रेड वाली चीजें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली ज़्यादा चीजें हैं, उसको तो आपका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही हैंडल करेगी ज़्यादातर, तो है ना? फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कहाँ से हैंडल करेगी? मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही आएगी प्राइम फोकस के अंदर। हम्म।
अपेड़ा जो है आपका, अपेड़ा किसके अंदर आता है, कुछ बताना चाहेगा कोई, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है अपेड़ा? कॉमर्स के अंडर ही आता है वो। ओके ओके। तो मतलब जनरली जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें होती है, ट्रेड वेड वाली चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉमर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही नजर आएंगी। राइट। ठीक नेशनल है, कॉप स्कीम है, वो क्या है? एक बार वापस रिपीट करना नीति। इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम है, वो क्या है? हम एमएसएमई को मतलब इंटरनेशनली जो एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे मतलब उनको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने के लिए हेल्प करेंगे एमएसएमईज को और उनके मतलब शायद प्रोडक्ट्स को। हमारे मतलब इंडियन ब्रांड जो वो ग्लोबल ब्रांड बने, तो उस चीज को मतलब वो जो विजन है उसको साकार करने के लिए ये स्कीम का बनाया गया, ताकि हमारे इंडियन ब्रांड जो है उनको बाहर पे भी स्पेस मिले। तो उसके लिए फर्दर बहुत सारे क्राइटेरिया है कि उनको कहाँ कहाँ स्पेस दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। मिसिंग मिडिल वाला इशू क्या है एक्चुअली में इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, मिसिंग मिडिल वाला इशू? मिसिंग मिडिल तो यार इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना। एक्चुअली में सब काफी चीजों में आप बोल सकते हो मिसिंग मिडिल, इसमें भी बन सकता है। लाइक जब आपके पास स्मॉल स्केल की चीजें होंगी और लार्ज स्केल की चीजें होंगी, लेकिन मीडियम स्केल में ज्यादा चीजें नहीं होंगी ना, लाइक एमएसएमई भी हमारा मिसिंग मिडिल के इशू से मतलब काफी हद तक फाइट करता रहता है कि हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा छोटी मतलब एमएसएमई है जिसमें बहुत ही कम लोग हैं, या फिर बड़े मतलब बड़ी रहती है, मिसिंग मिडिल की प्रॉब्लम फेस होती है हमें यहाँ पे भी एक्चुअली एमएसएमई के अंदर। अच्छा। ठीक है। एसीजेड क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ये तो 2005 के आसपास स्टार्ट किए गए थे, और यही वही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जो भी अपना इंसान सेटअप करता है उनको काफी हद तक बहुत सारे टैक्स रिबेट वगैरह दिए जाते हैं। आई थिंक बाबा बुदानी कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे 2005 के अंदर इसको स्टार्ट किया था। और ये हमने चाइनीज मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की थी, चाइना ने ये सब कुछ काफी पहले 1919 में 80s में स्टार्ट कर दिया था, तो वही हमने भी स्टार्ट किया था। लेकिन अब ये 2018 या 19 तक था ये एक्ट, मतलब सनसेट क्लोज इसके अंदर एडेड था आई थिंक, तो उसके रिगार्डिंग अभी कुछ बातचीत चल भी रही है। तो यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जब जो भी अपना सेटअप वहाँ पे लगाते हैं ना, लाइक या हाँ करेक्ट है, मतलब ये फॉरेन टेरिटोरी की तरह मतलब ट्रेड जो प्रैक्टिसेस होती है उसके लिए काउंट किया जाता है उसको। और जो मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो परचेस करते हैं मतलब रेस्ट एरिया से, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो होती है। और जो एक्सपोर्ट किया जाएगा जो एसीजेड से बाहर, उसके बाहर, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। तो उस पर ही कुछ डिस्कशन चल रहा है कि वो गवर्नमेंट ज़ीरो करने की मतलब सोच रही है। एक्चुअली में ये क्या है, हब है, लाइक आपने गिफ्ट सिटी सुना होगा, तो गिफ्ट सिटी क्या है, जितने भी फाइनेंशियल जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स है ना, उनको प्रमोट किया जाता है कि आप यहाँ पे आइए और इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अपना ऑफिस स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ पे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं, लाइक गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है। ऐसे सेज जो बनाए जाते हैं वहाँ पे सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट जोन्स के अंदर आपको बहुत सारे बहुत अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स दिए जाते हैं और लोगों को प्रमोट किया जाता है, बुलाया जाता है। बाबा बुदायूं मतलब कुछ कमिटी है एक, आई थिंक किसी ने पढ़ी हो तो, इसी से रिलेटेड है वो, से रिलेटेड ही है ना। तो सेज तो हाँ, आपके लाइक एक्सपोर्ट के लिए हो गया, और गिफ्ट सिटी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए हो गई है। और हाँ, इसी की तरीके की कोई और भी चीज हो सकती है मतलब। करेक्ट। आईएफएससी में एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सब्सिडरी खोली है मतलब उसके लिए, तो वो कौन सी, कोई नाम बता सकते हैं? ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स नाम से उन्होंने सब्सिडरी खोली है। मतलब जो भी स्टॉक से रिलेटेड जो भी होगा वो वहाँ पे उसके अंडर आएगा सब वहाँ पे। एक्चुअली में आपने काफी जगह सुना होगा, लाइक जो रिको एरियाज होते हैं ना, काफी जगह पे रिको इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इसके बारे में किसी को कुछ पता है कि ये तो मुझे पता है कि कुछ शहरों के अंदर हब बना दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर, वहाँ पे उनको काफी सारी फैसिलिटीज एक साथ प्रोवाइड कर दी जाती होंगी। कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं क्या रिको करके जो जगह होती है उसके? कोई एरिया तो मतलब आइडिया नहीं है मुझे, फर्स्ट टाइम ही शायद सुन रहा हूँ इसको।
ये रिको राजस्थान स्पेसिफिक है ना? हाँ वैसे राजस्थान राजस्थान। स्पेसिफिक है लेकिन सब जगह पे, सॉरी, ये तो राजस्थान स्पेसिफिक है लेकिन सभी जगह पे इन्वेस्ट मतलब होते हैं ना जनरली, उन एरियाज को लाइक स्पेसिफिकली फिक्स कर दिया जाता है उसके रिगार्डिंग ये। हाँ हाँ, मतलब वो तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग तो लगानी है आपको, तो उसके लिए एक पूरा एरिया वो डेडिकेट कर दें कि यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश हो जाएंगी। तो जगह जगह पे अपने एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं या जोन्स होते हैं। जैसे राजस्थान में उनको रिको बोलते हैं, आप महाराष्ट्र चले जाओगे तो उन्हें एमआईडीसी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम हाँ तो होंगे। एक्चुअली में वहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाता होगा काफी हद तक, और मतलब बहुत सारे टैक्स रिबेट, मतलब टैक्स रिबेट तो नहीं बट लेकिन बहुत सारी चीजें लाइक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, सब चीजें चाहिए तो सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह उस जगह पे मिल जाता होगा, इसी वजह से होती होंगी वो चीजें शायद, है ना। हाँ, मतलब वो प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, तो वो चीज़ है। वो अलग अलग स्टेट पे वेरी करता है कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तो अभी तो ओके, पीएलआई के अंदर इंट्रोड्यूस किया है इसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर, या नहीं डाला या है या ये। इसके लिए आई थिंक अलग स्कीम है ना, डिजाइन लिंक इंसेंटिव है। पीएलआई के अंदर 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर है आई थिंक, ये उसका पार्ट है या नहीं है, किसी को पता है इसके रिगार्डिंग। है, पीएलआई के अंदर है वो, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए है। हाँ, लेकिन अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, हाँ। क्योंकि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर लिए तो है इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आएगा ना, वो सेमीकंडक्टर लाइक हम जो फोन वगैरह में हाँ निकालते मतलब, हैं, चिप्स वगैरह की बात कर रही हूँ। हाँ बात चिप्स की हो रही है सेमीकंडक्टर्स में, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एंसिलरी हो गया कि हाँ, सबसे पहले सेमीकंडक्टर होगा, फिर उनको ज्वाइन करा कर रखे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाएंगे। तो जनरली सेमीकंडक्टर्स पे फोकस नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग वाइट गुड्स की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, कि कोई एक्चुअली स्मार्टफोन में बनता है। एक्चुअली में सेमीकंडक्टर एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसको इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसके लिए 75,000 की अलग से स्कीम चल रही है, आपको पता है। ठीक है, 75,000 एज इंसेंटिव इंसेंटिव इसमें दिए गए हैं एक्चुअली के अंदर, बट है जो मतलब वो स्कीम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है वो अलग है, तो सेमीकंडक्टर के लिए स्पेसिफिकली कोई पीएलआई वगैरह नहीं है ना। इसके लिए इनफैक्ट डीएलआई है, विच इज डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इनवाइट किया है इसके लिए कि आप हम मतलब चीजें बनाइए इस स्कीम के अंडर। ठीक है, तो एक मोर्स लॉ होता है इसमें, तो कोई बता सकता है मोरेज लॉ इसमें है क्या सेमीकंडक्टर्स में? एक्चुअली में इसमें ये होता है कि ट्रांजिस्टर्स आप बना सकते हो ना एक सिंगल वेफर के ऊपर, उसका जो अमाउंट होता है ना वो दुगना होता जाता है, कुछ ऐसे उसके उसके रिगार्डिंग है कुछ, मोरेज का लॉ होता है। वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप जो बना सकते हो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ था। हाँ, मतलब ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएंगी, तो हमारे इक्विपमेंट छोटे होते जाएंगे, एंड वो इक्विपमेंट छोटे होंगे या जो चिप्स जो है वो छोटी होंगी, तो उसको पता कैसे लगेगा कि वो छोटी किस रिस्पेक्ट में होगी? तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से एक चिप पे आने वाले वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे एक चिप के अंदर। ठीक है, तो उसी सेम एरिया में लेट्स से अगर आज दो ट्रांजिस्टर आ रहे थे, तो आज से 2 साल बाद वहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे रिसेंटली शायद इंटेल ने बनाया था, उसमें पता नहीं कुछ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है एक छोटी सी चिप के अंदर उन्होंने फिक्स कर दिए थे, तो मोरेज लॉ उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। बट ठीक है। एक्चुअली में पता है इसकी एक लिमिटेशन भी होती है, फाइनली इसको एक कीवर्ड के नाम से जाना जाता है, उस यदि उसको कोई कीवर्ड को बता पाए, एक्चुअली में फाइनली क्या होता है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद फर्दर उसको एक्सटेंड करना बहुत टफ हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग एक कीवर्ड है, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है वो, मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा। क्वांटम लेवल पे मतलब। हाँ कुछ ऐसा ही है कि मतलब उसको कुछ क्वांटम से ही बोलते हैं, उसके बाद आपका बहुत टफ होता है उसके आगे उस स्केल को अचीव करना। ठीक है, तो वो स्केल काफ़ी हद तक अचीव आ चुकी है, मतलब पहुंच चुकी है, तो अब वो एक अपने आप में एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बन रहा है, तो उसको कैसे जंप करके जाना है ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है अभी, तो उसके रिगार्डिंग एक टेक्निकल पॉइंट भी वर्ड भी है उसके लिए, तो वो आप देख लेना कभी स्ट्राइक हो तो आप। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी के पास इस टॉपिक पे?
इस पे एक PYQ आया हुआ है OLED पे, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, वो पढ़ लेता हूँ कि उसमें बोला है कि और OLEDs जो है are used to create digital display in many devices. What are the advantages of OLED displays over liquid crystal displays? तो स्टेटमेंट दिया है पहला, OLED display can be fabricated on flexible plastic substrates. True or false? ट्रू। ट्रू ही होना चाहिए ना, ट्रू होना चाहिए। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLEDs. करेक्ट। Correct. Next statement, transparent displays are possible using OLEDs. करेक्ट। करेक्ट। हाँ करेक्ट। तो फोल्डेबल ट्रांस मतलब ये फोल्डेबल भी हो सकती है ना, स्क्रीन आने लगी है, तो वो भी पॉसिबल हाँ हो जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर्स ऑफर better conductivity as compared to conductor, true or false? False. बट रूम टेम्परेचर पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए टेम्परेचर अलग बदलना पड़ेगा आपको। जनरली ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ मतलब इसमें एग्जैक्टली ये चीज़ क्या रहता है, सेमीकंडक्टर्स क्यों हम लोग यूज़ करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, जबकि हमारे पास कंडक्टर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी बेटर है, मतलब हम रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर, जो जिनको हम सुपर कंडक्टर्स के भी नाम से जानते हैं, कि बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपने 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट ए से भेजी और पॉइंट बी पर भेजी, तो 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं यूजिंग सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स को यूज करने का पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे हम फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक तरीके से स्विच रहता है जिसको हम थोड़ा सा करंट को ऊपर नीचे वेरी करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना करंट पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स को यूज किया जाता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये दीज आर नथिंग बट स्विचेस। ठीक है, उनमें पॉइंट हल्का मैं सा ऐड करना करंट। चाहूंगा इसमें, कुछ पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें। हाँ बोलिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, सेमीकंडक्टर ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम के लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू जो आपका IR होता है ना, आप लाइक प्रोपोर्शनल वोल्टेज यदि लगाओगे तो करंट उसमें प्रोपोर्शनली फ्लो होगी। तो ये लीनियर डिवाइस नहीं होते हैं और ये ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जनरली आप मतलब स्मॉल वोल्टेज के ऊपर यूटिलाइज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर पार्ट होता है ये। और सेमीकंडक्टर के अंदर आपको बेसिकली मतलब कि जो दो चीजें होंगी, एक तो हॉल होंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इम्प्योरिटी के बिहाफ पे कंट्रोल करके इसकी कंडक्टिविटी को काफी ज्यादा एनहेंस किया जा सकता है। बट इसके साथ जो लिमिटेशंस वो हैं वो यही है कि ज्यादा हाई वोल्टेज पे इसको आप यूज में नहीं लोगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं, लो वोल्टेज पे काम करते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं, और लाइक डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह इसके मतलब जाने जाते हैं। तो थोड़ा ये जो सिंपल हमारे वायर होते हैं जो ओम के लॉ का फॉलो करते हैं, उससे काफी इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और लो वोल्टेज पे काम करते हैं। हाँ मतलब हाँ, लो लेस देन वोल्टेज। 5 वोल्टेज ही होता है वो, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी है, चिप्स वगैरह। हाँ मतलब ये मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्पेसिफिक फील्ड होता है जहाँ पे हम हाई करंट हाई वोल्टेज से डील करते हैं। तो मतलब ये जनरली नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि कम इलेक्ट्रिकल सप्लाई या कम जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या वोल्ट्स की जो वैल्यू है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करके, वहाँ पे हम जो ग्रिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है उसकी बात करते हैं, तो वो हाई वोल्टेज पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो तो वो वो तो आप थोड़ा एक्चुअली में इसको भी ले सकते हो ना, आपका सोलर सेल जो होता है, आप उसमें लेकिन कॉम्बिनेशन लेते हो ना, काफी सारा कनेक्टिविटी लेते हो। लाइक सोलर सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता ही है ना फाइनली काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी। तो वही है, फिर स्केल आपको एनहेंस करना पड़ेगा उसके लिए। Like, हाँ मतलब वही मैं चीज बता रहा हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेगमेंट होता है जहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज करंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कैसे यूज करने हैं उससे डील करते हैं। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। ऑलराइट, कोई और किसी को क्वेश्चन है इसमें है क्या, या कुछ ऐड करना किसी को? Conductivity of semiconductor decreases with increase in temperature. True or false? बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी ना। हाँ करेक्ट है, इंक्रीज होगी। राइट। ये नोडल एजेंसी कौन सी है डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है क्या? सीडैक है इसके लिए। अच्छा। ये जो मतलब डीएलआई स्कीम है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए है उसमें मोस्टली हम जो स्टार्टअप्स और एमएसएमई है ना, उसको ज़्यादा मतलब प्रमोट करने वाले और मतलब जो भी होगा उसको सपोर्ट देने वाले हैं। एमएसएमईज पे ज़्यादा फोकस है इस पे, इस स्कीम से। इसलिए वो पीएलआई स्कीम है शायद अलग से, जो मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगे उसके लिए। आई गेस करेक्ट है क्या पीएलआई के बारे में? करेक्ट। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का इस पे? नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। तो इस पे कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? ये भी 5 years के लिए है, लेकिन इसका जो पीरियड दिया है ना वो 2025 26 टू 2029 30 ऐसे दिया है। तो ऐसा क्यों है, कोई मतलब बता सकता है क्या? अभी स्टार्टिंग से क्यों नहीं है, मतलब 2025 से वो स्टार्ट करेंगे वो 5 years। आई थिंक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, तो आउटले भी बहुत ज़्यादा है इसका। तो हाँ मतलब जैसे अगर कोई स्कीम के अंडर आता है तो उसको ओवर द इयर्स उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो एकदम से अभी चालू नहीं होगी ना, उसको तो टाइम लगेगा। इसलिए ये 25-26 से चालू होकर 29-30 तक जा रहा है। पहले शायद ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, मतलब पूरा अच्छे तरह से, उसके बाद फिर तो इसमें ये भी दिया है कि मतलब मिनिमम 300 करोड़ 300 करोड़ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जो 600 करोड़ टर्नओवर हो जाएगा उसका, तब उसको 15% इंसेंटिव देंगे। और जो 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे उनका मतलब डबल 200 करोड़ जब हो जाएगा तब 11% देंगे इंसेंटिव्स। ऐसा भाई इसमें। सिंथेटिक फाइबर और सेल्यूलोजिक फाइबर में डिफरेंस क्या है? सेल्यूलोज जो प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनता है ना, उसको सेल्यूलोज फाइबर बोलते हैं। जैसे जूट हो गया। और सिंथेटिक फाइबर जो है हम आर्टिफिशियल प्रोसेसेस से या मोस्टली क्रूड ऑयल या इनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो डिजाइन करते हैं। तो मोस्टली सिंथेटिक जो फाइबर्स है दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, फॉर एग्जांपल नाइलॉन। वाइल ये जो सेल्यूलोजिक फाइबर्स है ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। तो मेजर डिफरेंस यही है। So any foreign company can also participate in this PLI for textile sector. True or false? फॉल्स है, फॉल्स। ओनली False जो है। इंडिया में रजिस्टर है वही पार्टिसिपेट कर सकती है ना। हाँ लेकिन करेक्ट है। इंडिया में रजिस्टर्ड है वो, फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती क्या? मतलब फॉरेन कंपनी हो सकती है लेकिन उसे इंडिया में रजिस्टर होना जरूरी है। जैसे फेसबुक है,
तो फेसबुक इंडिया करके एक अलग कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो अगर ऐसा कोई टेक्सटाइल कंपनी होता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो फिर वो ये स्कीम के अंडर सीक कर सकता है अपने आप को। ठीक है। ओके। हाँ, तो एक टेक्निकल टेक्सटाइल होता है, तो उसके बारे में कोई बता दो क्या होता है, क्या एंड क्या टाइप्स होते हैं टेक्सटाइल के। उनका टेक्निकल यूज ज्यादा होता है, मतलब टेक्निकल यूज होता है, और जो एस्थेटिक जैसे अपैरल से अलग हो, मतलब पहनने वाले कपड़े से अलग हो, उन सबको टेक्सटाइल। एरोप्लेन या फिर किसी इंडस्ट्री, गाड़ी के। हाँ, सीट्स वगैरह। ये नीचे दिया है कि हायर प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, टियर 3 टियर 4 टाउन्स एंड रूरल एरियाज। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है और जो स्कीम थी उसके बारे में। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो ये प्रोग्राम था, ये नीति आयोग का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर सबसे जो बैकवर्ड एरियाज है अप्रॉक्सीमेटली 115 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया गया है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिमेंशन। तो उनको हम लोग हेल्प करेंगे एंड खासा ध्यान रहेगा ऐसे इनिशिएटिव्स पे जिससे फटाफट से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। तो उनको यहाँ पे बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट जो होते हैं, कि जो सबसे इजीएस्ट है चीज़ें लेकिन उनसे एक बहुत रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इन एरियाज में, तो उन पे फोकस रहेगा। तो ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हाँ करेक्ट है ये। हाँ आपने सही बोला था, वो जो 5S 2025 से इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा उनको, फिर उसके बाद वो स्कीम डेवलप होगी। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि संजय की आवाज आ रही है क्या? नहीं। आ रही है। ठीक है। So India is the largest producer of synthetic textile. True or false? फॉल्स। False है। हाँ, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन और जूट के टर्म्स में। ठीक है। तो कॉटन में ना एक कॉटन यान होता है, यान, तो वो धागे को बोलते हैं। तो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। चाइना, बांग्लादेश एंड फिर वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो बन के वो वापस इंडिया में आ जाता है। ठीक है। कितना एंड कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में टेक्सटाइल सेक्टर? 2.3%। करेक्ट। और एमएसएमई का कितना था लास्ट? 40%। 30% था। जीडीपी 40% में। वो एक्सपोर्ट में था। सॉरी, 40% एक्सपोर्ट में था, जीडीपी में 30। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई थिंक 45% था एमएसएमई का कॉन्ट्रिब्यूशन। इंडिया में कौन कौन से सिल्क की वैरायटीज उगाई जाती है? पता नहीं। 5 है। मलबरी है, मूगा है, एक तसर करके है, एक ओक तसर है और एक एरी है। राइट। और इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जिसमें 5 वैरायटीज मिलती हैं। एक स्टेटमेंट है, झारखंड contributes more than 75% of the tasar silk production of the country. True, false? ट्रू। क्या बोला? ट्रू फॉल्स बोला? ट्रू बोला, ट्रू। हाँ, ट्रू। ठीक है। एक स्कीम है अमेंडेड टेक्नोलॉजी फंड अपग्रेडेशन स्कीम। तो इसमें हम लोग क्या हेल्प दे रहे हैं
मतलब क्या अचीव करना चाह रहे हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी मशीन्स यूज हो रहे हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं ना। हाँ राइट। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे भी या तो अगर वो हैंड बेस्ड टेक्सटाइल यूज कर रहे हैं या फिर कोई पुराना मशीनरी यूज कर रहे हैं तो उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे फंड दे रहे हैं। तो अगर वो हैंडलूम यूज कर रहे हैं तो वो पावरलूम यूज कर सकते हैं। ऐसा करके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे ध्यान दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? ये नेशनल जूट बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्री है टेक्सटाइल। क्या? हाँ करेक्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ठीक है। तो एक मिशन काफी पॉपुलर चल रहा है अभी, न्यूज में भी काफी है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ तो टेक्निकल मतलब टेक्सटाइल्स बनाए जाएंगे मतलब। मतलब वो तो बनाए ही जाएंगे तभी नाम का मिशन का नाम हुआ है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करेंगे हम लोग इसमें? ठीक है। तो इसमें ये चीज देख लेना कि हम लोग जो है इसमें आउटले कितना दे रहे हैं। तो आउटले दे रहे हैं 1480 करोड़ का। इन 4 साल के लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2021 से लेकर 23-24 तक। ठीक है। तो इंडिया का जो वर्ल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल में जो शेयर है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है। तो वो मेजरली इसका एम है। ठीक है। 75% एक FDI is allowed in textile. True or false? ऑल 100% है, सॉरी। 100%। हाँ 100% है, ऑटोमेटिक रूट से। राइट। तो एक और स्कीम है, इट्स कॉल्ड समर्थ। तो वो कोई बता सकता है किस चीज के लिए? टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए है। करेक्ट। ये मतलब जो ऑर्गेनाइज ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है क्या? हाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। लेकिन इसमें स्पिनिंग एंड वेविंग एक्सक्लूड किया है ऑर्गेनाइज सेक्टर से, समर स्कीम से। हम्म, मतलब मोस्टली मशीनरी ऑपरेट करने का स्किल दिया जाएगा। वो हैंडलूम वगैरह तो मोस्टली ट्रेडिशनली लोग सीखते हैं। वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि काम जो है काफ़ी अनकन्वेंशनल तरीके से होता है या एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स वे में होता है। तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्टली इस टाइप के जो काम होते हैं वो फैमिलीज या जो क्लैंस होती हैं उनके अंदर वो चलता है। तो इसलिए हैंड वोवन और इनको एक्सक्लूड किया गया है इसमें से। सीएम करके एक स्कीम है। जैसे फुल फॉर्म बोलेंगे तो नाम पता ही लग जाएगा, तो पर्पस पता ही लग जाएगा। स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। वो चीज़ था। स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स एसोसिएशन अकोमोडेशन। तो सितुआ एक स्कीम है जहाँ पे, क्योंकि मिल जो है या जो टेक्सटाइल सेक्टर है काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। तो ऐसे में लेबर लार्ज स्केल पे जो है वो ऐसे एरियाज में डेप्लोरेबल लिविंग कंडीशंस में रहती है। तो उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सितुआ जो स्कीम है ये लेके आया है। इसके अंदर अकोमोडेशन ऑफर करेंगे मिल वर्कर्स को। तो वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का?
कमिटी कौन सी थी जो हैंडलूम्स के प्रमोशन मतलब सुनील सेठी कमेटी। सुनील सेट्टी। हाँ, ऐसा याद रख लेना कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड से रिलेटेड है, बॉलीवुड में फैशन होता है, तो टेक्सटाइल भी एक फैशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो कमेटी जो है सुनील शेट्टी वो यहाँ पे है। अच्छा है। तो एक कंपाउंड होता है, इट्स कॉल्ड प्यूरिफाइड टेराथेलिक एसिड। तो व्हाई वाज इट इन न्यूज़? एंटी डंपिंग क्वेश्चन हटाने के लिए थी। हाँ, तो ये केमिकल होता है, इट्स कॉल्ड प्यूरिफाइड टेराथेलिक एसिड। तो ये एक रॉ मटेरियल होता है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंडर। तो इस पे से गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दिया था, ठीक है? तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंसेंटिवाइज होगा, ठीक है? तो वो एक मेजर पर्पस था। तो कोई ये बता सकता है, लेट्स से एक इनपुट प्रोडक्ट है कि रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है एज कम्पेयर टू इज फिनिश प्रोडक्ट, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिपीट करना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लग रहा था, यानी जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो उस पर हम ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं एज कम्पेयर टू फिनिश प्रोडक्ट। तो लेट्स से मेरे को कपड़ा बनाना है, लेकिन अगर मैं उसके लिए कॉटन इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो मैं उस पर 10% दे रहा हूँ, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर केवल 5% टैक्स दे रहा हूँ। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल होता है, एंड ये जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को डिसइंटेग्रेट करता है। वो चीज़ गवर्नमेंट ने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट, मतलब एकदम सही जवाब दिया मोस्टली। कई बार कॉमर्स कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन कॉमर्स का काम सिर्फ रिकमेंडेशन होता है, अल्टीमेटली उसे लगाने का काम जो होता है फाइनेंस कमीशन, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक स्कीम है कॉल्ड पीएम मित्रा, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। तो क्या कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, तो राइट है कि हम एक लार्ज स्केल पार्क स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज होंगी रिलेटेड टू टेक्सटाइल, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इंडिया वाज फेसिंग के इंडिया के अंदर कोई कंसोलिडेटेड ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। मतलब सारे जो एमएसएमईज है मोस्टली उनके पास अपने खुद के सारे यूनिट्स होते हैं, उनके पास एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है, बाकी काम वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक कंसोलिडेटेड कॉमन एरिया बना देंगे जहाँ पे वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और शेयरिंग बेसिस पे वो लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है स्कीम। हैं। राइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है। कोई एसडीजी अचीव करेगा क्या ये? हाँ, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हाँ हाँ, तो एसडीजी 9 जो है उसको टारगेट करेगा ये चीज़, तो उसको भी देख लेना। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एसडीजी 9 को टारगेट करेगा, ठीक है? एंड ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक तरीके से हेड करेगा इस पूरे पीएम मित्रा वाले एक पार्क टू फॉल्स। वो फॉल्स है ये, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं हेड करेगा उसको, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगा। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी बनेगी, एंड उसके अंदर 51% जो इक्विटी है वो स्टेट के पास रहेगी, एंड 49% इक्विटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी है, मतलब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, इसीलिए एसपीवी जो बनेगा उसके अंडर भी दोनों का पार्टनरशिप होगा, लेकिन मेजोरिटी स्टेक स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और 49% के साथ ये जो
सेंट्रल मिनिस्ट्री हमारी वो 49% स्टेक के साथ रहेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, ये satin, chiefly and chiffon is a term associated with what? शिफॉन, Yeah, I'm giving you three terms. SATIN, satin. The other one is SCHIFFLI, chiefly. And the third one is chiffon, is a term related to what? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल। हाँ जी, फिर से बोलना। फैब्रिक टेक्सटाइल, होता है ना, राइट। फैब्रिक की वैरायटीज होती हाँ हैं। हाँ, मैंने थर्ड वाला इसीलिए दिया था ताकि वो कर सको। या इट्स फैब्रिक, फैब्रिक। कूल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। So next is other developments in industrial sectors. First is production link incentive scheme for specialty steel. तो इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो ये बता दो व्हाट इज स्पेशलिटी स्टील। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टील है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको मतलब और हाई ग्रेड का बनाते हैं। करेक्ट। एक थोड़ा सा मतलब साइंस एंड टेक वाले पार्ट से थोड़ा रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म लिख रहा है हीट ट्रीटमेंट। तो एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स बताना। स्लो हीट ट्रीटमेंट या स्लो कूलिंग लीड टू लार्ज ग्रेन्स इन मेटल स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो स्लो कूलिंग लीड्स टू developments of large grains in metal structure, true or false? ट्रू। ट्रू। स्लो कूलिंग correct. ना। हाँ, स्लो कूलिंग। हाँ ट्रू। हाँ, तो ट्रू है। जहाँ पे भी स्लो कूलिंग की अगर हम बात करेंगे तो उनमें जो दाने बनेंगे ना, मतलब ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, टेक्सचर्स होते हैं वो स्लो कूलिंग से उनके अंदर जो लार्ज ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, तो उसमें मजबूती ज़्यादा आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसी ही बात अगर लावा की करें ना, हम लोग ज्योग्राफी में भी ये पढ़ते हैं कि अगर लावा स्लोली कूल्ड होगा तो उसके जो ग्रेन्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, जिससे वो मजबूत रहेगा। लेकिन अगर लावा बहुत जल्दी ठंडा हो गया सरफेस पे आके तो उसमें बहुत मोटे मोटे ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है। जिसकी सॉरी, अगर फास्टर कूलिंग होगा तो उसमें ग्रेन्स जो बहुत छोटे छोटे होंगे, जिसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेंथ है वो कम रहेगी। वो क्योंकि जो ग्रेन्स की जो बाउंड्री है वहाँ पे इजीली क्रैक डेवलप हो जाएगा एंड वो जल्दी टूट जाएगा। तो मोस्टली हम जो बात करते हैं ब्लैक सॉइल वगैरह की, तो ब्लैक सॉइल कैसे बनी कि जो लावा था वो एकदम सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गया एंड फास्ट कूलिंग हुई, उसकी वजह से उसमें ग्रेन ज्यादा बने। ज्यादा बने तो उसकी जल्दी से वो टूटी भी, मतलब वो जो रॉक था वो सॉइल में भी जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो एक थोड़ा साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था। और किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? अभी इंडिया का इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग क्या स्टेटस है स्टील प्रोडक्शन में? सेकंड है ना। हाँ करेक्ट। तो इंडिया इज सेकंड इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। फर्स्ट कौन है? चाइना। हाँ, तो रिसेंटली हमने जापान को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और आयन में फर्स्ट है क्या हम? स्टील इंपोर्ट में। नहीं, आयरन में वो कह रहे हैं। आयन में फर्स्ट है लेकिन स्टील में सेकंड है, ऐसा कुछ है मतलब। अच्छा, एक बार श्योर कर लेना, एक बार उसमें भी डाल देना ग्रुप में, है ना। हाँ हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं ग्रुप में डाल दूंगा।
ठीक है, तो आई थिंक इसमें इतना ही था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक स्टिंगिस किंग ने शायद पहले क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि वेनाडियम एक बाय प्रोडक्ट है इसका, तो वो चीज़ भी याद रखना। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो ये बता दो, कमर्शियल व्हीकल्स को कितने टाइम के बाद एक फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा? 15 साल ना? हाँ, मतलब उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट तो रखना ही होता है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पीयूसी बनाना होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, तो वो चीज़ बनाता रहना पड़ता है उनको। आई थिंक गाड़ियों के लिए शायद 6 महीना है, बाइक्स के लिए शायद 1 साल है। तो वो एक फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है, वो रेगुलरली दिया जाता है उन्हें फिक्स इंटरवल पे, मतलब लेना होता है। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये 15 साल तक ही दिया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी वो वो जो व्हीकल है फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। और प्राइवेट व्हीकल के लिए क्या टाइम लिमिट है? 20 20 years। हाँ, तो अगर वो 20 ईयर्स के अंदर उस चीज़ को फिट नहीं डिक्लेयर करवा पा रहा है तो फिर उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। एंड गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए 15 years। सर। रजिस्ट्रेशन के बाद 15 साल। हम्म तो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करने के लिए ये चीज़ जो है स्क्रैपेज पॉलिसी में जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है उनको 15 साल का ही डेट दे दिया है, ताकि जल्दी जल्दी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए। नई गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो तेजी से डेवलप कर सके। ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें तो ग्रीन टैक्स भी एक टर्म आया था, मतलब ग्रीन टैक्स लगाने वाला है गवर्नमेंट, उसके बारे में किसी को कोई पता है, कुछ पता है? हाँ, ग्रीन टैक्स जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है ना उनके लिए था, तो कि गवर्नमेंट जो है एक तरीके से इंसेंटिवाइज करे जो कमर्शियल व्हीकल ओनर्स हैं, ताकि वो जो है ग्रीन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को परचेज करें, लाइक सीएनजी बेस्ड कमर्शियल व्हीकल्स। वो था ग्रीन टैक्स। हाँ करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो लगाएंगी। जो ओल्डर 8 ईयर्स से जो पुरानी व्हीकल्स है उस पे वो 10 to 25% रोड टैक्स लगाएगी। और जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा इस टैक्स से वो सिर्फ मतलब पोल्यूशन टैकल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये जो ग्रीन टैक्स है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे बेस है, जी कि जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है ये जो 1992 में रियो डिक्लेरेशन साइन हुआ था उसका पार्ट है फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। की कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट रिवाइजेस पीएलआई स्कीम गाइडलाइंस फॉर व्हाइट गुड्स। तो फटाफट से बता दो व्हाट आर व्हाइट गुड्स। एसीज एंड एलईडीज आते हैं इसमें। मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वाइट पेंटेड है। हाँ हाँ, मतलब इनिशियली आइडिया ये था जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेज होंगे वो वाइट गुड्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होंगे वो सब वाइट गुड्स के अंडर आएंगे। तो ये नाम कहीं ना कहीं इसी चीज से पड़ा था कि मोस्टली इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स थे वो मोस्टली वाइट कलर में होते थे। ठीक है, तो वहां से ये इसमें नाम पड़ा। बोलिए। बाकी बाकी भी इंक्लूड होता है क्या इसमें, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे हाँ, रेफ्रिजरेटर हाँ हो मतलब, गया? अच्छा ओके। हाँ तो ये, हाँ रेफ्रिजरेटर। अप्लायंसेज, हाँ जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है वो सब इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है। तो चाहे रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे घर का एलईडी हो गया, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और किसी को स्टार्ट करना है क्या? ठीक है, तो इसमें पीएलआई स्कीम्स जो होता है वो
एक फिक्स प्रोडक्शन के ऊपर दिया जाता है, ट्रू और फॉल्स। पीएलआई स्कीम्स के अंदर इंसेंटिव्स जो है वो एक फिक्स प्रोडक्शन स्कीम के अंडर दिया जाता है, ट्रू और फॉल्स। फिर से रिपीट करना संजय। पीएलआई स्कीम के अंदर जो इंसेंटिव दिया जाता है वो एक फिक्स प्रोडक्शन अचीव करने पे दिया जाता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है क्या है, मतलब इंक्रीमेंटल सेल्स पे दिया जाता है तो ट्रू होगा। नहीं, प्रोडक्शन तो नहीं, वो फॉल्स होना चाहिए। हाँ मतलब स्वप्निल लॉजिक तो आप सही लगा रहे हो, बट वो स्टेटमेंट ऐसा था कि फिक्स प्रोडक्शन पे होता है, तो कोई फिक्स प्रोडक्शन नहीं होता। इसमें आइडिया ये रहता है, सपोज फर्स्ट ईयर में मैंने लेट्स से 100 इक्विपमेंट्स बनाए, तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं 102 इक्विपमेंट्स बनाता हूँ, यानी 2 एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स बनाए पिछले साल से, तो उन 2 इक्विपमेंट्स पे मुझे वो इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पिछले साल 100 बनाए, इस साल भी 100 बना रहा हूँ तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, तब इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंटल सेल्स होनी चाहिए, यानी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होगा उस पे। अच्छा, गॉट। उसको क्योंकि ऐसा होगा ना, देखो जैसे मैं तुम्हें इंसेंटिव दे रहा हूँ तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है, पिछले साल बनाए थे 100, इस साल भी 100 बना दूंगा, तो मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, एक बार फैक्ट्री लगाई और मैं उससे प्रोडक्शन कर दूंगा 100 इक्विपमेंट की। तो ऐसा नहीं है, आपको इंक्रीमेंटल करना पड़ेगा, यानी अगर आपने 100 यूनिट इस साल बनाए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको कम से कम 102 103 ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको अपनी फैक्ट्री को और बढ़ाना पड़ेगा, नए नए इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो ऐसे इस चीज को करने से पूरे जो मार्केट है उसमें एक वर्चुअस साइकिल जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फैक्ट्री में और नए इक्विपमेंट्स लगा रहे हो, ठीक है, जिससे कि आपका तब जाके आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करेगा ये। नेक्स्ट, पीएलआई फॉर हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर, तो इसमें कुछ क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो मेटी जो है वो देख रहा है यहाँ पे, एंड एप्लीकेंट जो है इसमें 14 है, एंड मोस्टली फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, ऐसा कोई ओपन एंडेड नहीं है, लिमिटेड सीट्स है, एंड जो पहले आएगा वो पहले लेके जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं परचेजिंग पावर, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पे, तो ये कोई बता सकता है क्या होता है पीएमआई? पीएमआई तो बता इसमें सकते हो। अलग अलग वेटेज दिया जाता है ना, मतलब कुछ आ, ये ऐसा। इसमें ना, हाँ, मतलब ये नाम में क्या लिख रहा है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो कंपनीज में जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये एक सर्वे होता है, एंड उनसे पूछा जाता है कि आपका परसेप्शन क्या है बिजनेस को लेके आने वाले महीनों के अंदर। ठीक है, मतलब पिछले महीने में क्या था। ठीक है, तो वो अगर बोलता है कि हाँ हम लोग बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या हम लोग बहुत सारी चीजें जो वो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इससे पता लगता है कि वो पॉलिसी जो है एक्सपेंशनरी है, कि वो जो है ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो इकोनॉमी है वो बूम पर है। लेकिन अगर वो मैनेजर बोलते नहीं, हम लोग कुछ प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, हम ले ऑफ कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा बजट जो है उसको टाइटन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक रिएक्शनरी या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी चला रहे हैं। ठीक है, तो इस पैरामीटर में अगर इंडेक्स जो है वो ओवरऑल 50 से ऊपर आ रहा है तो इट रिप्रेजेंट एक्सपेंशन, और अगर वो इससे नीचे तो इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इनिशियली जापानीज एक फर्म थी निक्केई, उसने बनाया था, और उसी के नाम से भी जाना जाता है, बट अभी ये जो है आईएचएस मार्केट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस सर्वे को लाती है, ठीक है, हर साल, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट इज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, तो ये कौन निकालता है? बुशमैन बुशमैन एंड वीक। वेकफील्ड्स। करेक्ट। और कुछ इसके बारे में ऐड ऑन कर सकते हो क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ही काउंट हो गई ना, मतलब वॉल्यूम और वैल्यू बेस व्हाटएवर जो भी होगा।
तो उसमें चाइना ही मतलब 1 नंबर पे रैंकिंग में। अभी यूएस करेक्ट को सरपास किया इंडिया ने। करेक्ट। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूएस जैसे इतने डेवलप कंट्री को, ठीक है। तो उस सेंस में ये इम्पोर्टेंट है एंड हैज बिकम द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर चाइना, ठीक है। तो वो चीज इम्पोर्टेंट है। और इसमें फैक्टर्स क्या होता है, रिस्क कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क है, मार्केट कंडीशन है, लेबर कॉस्ट है, मार्केट एक्सेस है। तो ये सब चीजें। नेक्स्ट, मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो ये हॉल मार्किंग कौन करता है इसमें? BIS। हाँ करेक्ट। एंड इंडिया में जो गोल्ड की वैरायटी है सेल करने वाली, वो कितने कैटेगरीज में मिलती है? एक तो ठीक। हाँ 18 करेक्ट। और 14। हाँ करेक्ट, 3 कैटेगरीज हैं, 14, 18 एंड 22 कैरेट। तो अगर हम बात करें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड की, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में कितने कैरेट होते हैं? 22 कैरेट ना, 24 नहीं। कैरेट। हाँ करेक्ट, 24 कैरेट होते हैं। बट 24 कैरेट की ज्वेलरी आमतौर पे बनाई नहीं जाती, तो उसका क्या रीजन है? कोई रीजन बता सकते हैं व्हाई इट इज नॉट मेड इन 24 कैरेट? उसमें ऐड हो जाता है क्या, मतलब उसको प्रॉपरली शेप देने के लिए, डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए कुछ बाइंडिंग मटेरियल वगैरह ऐसा? तो हाँ मतलब रफली वही चीज है। बट इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि गोल्ड इज अ मेलिएबल मटेरियल। मेलिएबल मतलब कि आप उसको पीट पीट के उसका शेप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो उसका शेप चेंज होगा। तो वो इतना मेलिएबल होता है कि उससे एक प्रॉपर एक फॉर्म का ज्वेलरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब अगर आप ज्वेलरी बना भी दोगे तो इजीली थोड़े से प्रेशर से वो फॉर्म चेंज कर लेगा। इसलिए उसमें हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाली जाती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन इसका क्या बजट है, वो इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती है। तो जनरली अगर हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो 22 कैरेट में देखने को मिलते हैं, ना कि 24 कैरेट। तो हॉलमार्क BIS निकालता है, वो पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसके बारे में कुछ बता दो, व्हाट आर 8 कोर इंडस्ट्री? ये ये पहले वाले में एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मैंडेटरी कर दिया है ना गवर्नमेंट ने, हर एक ज्वेलरी हाँ पे। करेक्ट, वो हॉलमार्किंग में वही चीज होती है कि ये जो है हॉलमार्क है तो इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और जो BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब ये फाउंडर मेंबर भी ISO का, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन था। और जो WTO में जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब WTO TBT जो है ना, उसके लिए नेशनल इंक्वायरी पॉइंट भी है BIS। मतलब BIS उसमें जो होगा निगोशिएशंस और व्हाटएवर, वो रिप्रेजेंट करेगा। राइट। तो इसके अंदर वो बता दो कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा इंडस्ट्रीज इंक्लूड करते हैं हम लोग? वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट में बताना है क्या, या विदाउट एनी ऑर्डर बता सकते हैं? जैसे आपकी, हाँ ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट बता दो, लिखा हुआ है वही चीज। नहीं, याद नहीं है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स पहले पे है और इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पे, लास्ट फर्टिलाइजर्स है, उससे पहले सीमेंट है, फिर बाकी का ऑर्डर नहीं पता। क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस, कोल, स्टील। हम्म। तो पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। तो ये सारे जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है एंड इसी ऑर्डर्स में है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 40.27% जो है इनका जो वेट होता है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जो है, जो कि NSO निकालता है हर महीने के बेसिस पे, उसमें 40% वेटेज इन 8 इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स का है, ठीक है।
तो ओवरऑल इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, इसलिए पूरी इकोनॉमी का एक तरीके से ब्रॉडर आउटलुक देता है। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड ओर रिजर्व्स। तो देख लेना, लार्जेस्ट इंडिया के अंदर रिजर्व जो है बिहार में, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड लास्ट में आंध्रा एंड झारखंड। ठीक है, टॉप 3 याद जरूर रख लेना, बिहार, राजस्थान एंड कर्नाटका, ये गोल्ड और रिजर्व है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, सेंटर अमेंडेड लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011। तो इसमें बता दो, इसमें क्या चीज ऐड किया गया है? एमआरपी और उसमें कितने टैक्सेस लग रहे हैं, ये सारे मैंडेटरी हैं लिखना पैकेट पे, प्री पैक्ड वो पे। और फिर और कुछ कुछ है, जैसे यूनिट सेल में उसका मतलब पर यूनिट कितना प्राइस है, वो भी होना चाहिए। करेक्ट। जैसे और हम एक डेट, हाँ, जैसे हम एक माचिस का डब्बा लेके आते हैं, लेट्स से 25 का पैक लेके आते हैं, तो वो क्या करता है, 25 के पैक के ऊपर तो लिख देता है कि हाँ ये 25 रुपए का है एंड 25 यूनिट है इसमें। लेकिन जब आप एक शॉपकीपर जो है या एक रिटेलर जो है, वो उस डब्बे को रिटेल में बेचता है, यानी एक एक पीस बेचता है, तो उस एक एक पीस पे वो मैन्युफैक्चरिंग उसका या एमआरपी प्राइस नहीं लिखा रहता। तो वो चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर एक कंसोलिडेटेड बॉक्स है तो उसके अंदर जो पर यूनिट आइटम्स है उनके ऊपर भी एमआरपी लिखा होना चाहिए, यानी हर माचिस के डब्बे पे एमआरपी लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई एमआरपी की फुल फॉर्म बता दो यार। अरे मार्केट रिटेल मैक्स प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मिनिमम मिनिमम रिटेल प्राइस। अच्छा, मिनिमम, मैक्सिमम होगा तो ना? अरे मिनिमम मिनिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम होगा, उसके मिनिमम मतलब उसके नीचे ही देना होता है ना, वो तो मैक्सिमम होगी। मिनिमम है क्या? अच्छा, मैक्सिमम ही होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते आप। मिनिमम बोलोगे तो फिर तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा ना एक्चुअली में, फिर तो आप उससे ज्यादा बेच सकते हो ना, इसलिए इसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता ओके। हाँ, तो फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। ऑलराइट, और कुछ इसमें आई थिंक ऐड ऑन करने जैसा तो है नहीं, तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, कल सर्विसेज जो वाला सेक्शन है, सेक्शन 8 वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं उसको फटाफट फाइंड अप करेंगे। ठीक है।